हाय एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीटी की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्राइंगल्स चैप्टर का। और इसी का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम है। और टर्म 1 में इसमें आने के चांसेस, इस थ्योरम के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसके होंगे ही होंगे। यानी 3 से 4 नंबर आपके इस थ्योरम से, अकेले इस थ्योरम से बन सकते हैं। इस चैप्टर में से मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे होंगे, जहां तक सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में दिखा रखा है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। बीपीटी पढ़ते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी का दूसरा नाम है, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ध्यान देना, इसको थेल्स थ्योरम थ्योरम दोनों नाम में से कुछ भी है। ठीक है, इसको समझते, देखो इसका प्रूफ टर्म 1 में नहीं आने वाला। अब एमसीक्यू में पेपर होने वाला आपका, इसका प्रूफ तो आने नहीं वाला, लेकिन इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी जो हम पढ़ेंगे। इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस बेसिकली इस थ्योरम से, इस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कुछ भी। तो ध्यान से देखना, ये थ्योरम कहता है, जो भी हमने पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था, इसका प्रूफ देखेंगे आज हम। ये थ्योरम कहता है, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बनाया है मैंने। ये थ्योरम कहता है कि एक कोई भी ट्राइंगल हो, मान लिया हमने एबीसी है, ठीक है, इस ट्राइंगल में कोई एक लाइन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे जो किसी एक साइड के पैरेलल होगी और बाकी दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो हमने एक लाइन बनाई ऐसी, बिल्कुल ठीक। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दिख रही है, यानी एक रिलेशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी चीज हमें दिखी कि ये लाइन दो इस लाइन के तो पैरेलल होगी, बाकी दो साइड जो बची हुई है उनको अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। तो ये जो थ्योरम हमें कह रहा था, यहां तक हम लोगों ने सेटिस्फाई कर लिया, बिल्कुल ठीक। इसकी स्टेटमेंट अभी बताता हूँ। तो अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो ये लाइन इन दोनों साइड को एक इक्वल रेशियो में काट रहा होगा। नहीं समझे? लेकिन देखो इसका नाम अगर मैं रख दूं डीई, ये कह रहा है कि एडी जो है, एडी इतना हिस्सा अपॉन इतना हिस्सा बीडी, रेशियो ऐसे निकालते हैं, इज इक्वल टू इतना हिस्सा एई और बचा हुआ हिस्सा जो कि है सीई, ये जो है ये इक्वल हो जाएगा। ये हमें थ्योरम कह रहा है। इसका स्टेटमेंट बताता हूँ, देखो जो हमने किया है वही वही देखेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, हमने एक लाइन बनाया, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द डिवाइडेड साइड्स आर इन द इक्वल रेशियो। समझ आया? जो हमने लिखा वही मैंने बता दिया। क्या कि एक लाइन इसके पैरेलल हुई, कोई भी साइड का, अगर इस साइड के पैरेलल होती तो ये लाइन ऐसे आ रही होती, इस साइड के पैरेलल होती तो ये लाइन ऐसे आ रही होती। कोई भी एक साइड के पैरेलल हो, बाकी दो को कट कर रही हो, तो बाकी दो को जो कट कर रही होगी तो उनकी जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी। ये हमें थ्योरम कहता है। यहाँ तक हमें मान लेना है। लेकिन अब हम आते हैं प्रूफ पे कि ऐसा होता क्यों है। प्रूफ देख लो, समझ लो, समझ आ जाएगा, इससे अच्छा रहेगा। देखो इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, इसी ट्राइंगल के अंदर इसको और इसको मिला देता हूँ, ठीक, इसको और इसको मिला देता हूँ। देखो ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। ये क्यों मिलाया है ये सब हम प्रूफ करने के बाद जानेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हाँ इसको मिलाने की वजह से ही हम प्रूफ कर पाए। ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है, राइट। अब क्या करते हैं, इसको और इसको मिलाने का मतलब है, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं मिलाने का, यहाँ पे मिलाने का मतलब इसका परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर क्यों बनाया अभी पता चलेगा। और इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, ठीक। परपेंडिकुलर बनाने का भी रीजन पता चलेगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ एम और एन, जैसे एनसीईआरटी में रखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, देखो देखो मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल, क्या नाम है इस छोटे वाले ट्राइंगल का, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। छोटे वाले ट्राइंगल का नाम है एडीई, एडीई। तो मैं एरिया निकालता हूँ एडीई का, बिल्कुल ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, हाफ तो दे ही रखा है, बेस क्या लिया जाए। देखो ट्राइंगल के अंदर एरिया का मतलब होता है जो बेस है, बेस वो चीज हो जिसके एक परपेंडिकुलर हाइट हो, ठीक। तो यहाँ पे बेस क्या ले सकते हैं, या तो हम ये लेंगे या ये लेंगे। देखो अगर हमने बेस ये ले लिया ना, तो इसके परपेंडिकुलर हाइट, ये वाली हाइट हमें नहीं पता, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर होती है हाइट में से, बेस के परपेंडिकुलर हमेशा हाइट होती है ट्राइंगल में। तो अगर ये बेस लिया यानी एडी लिया, तो इसका बेस तो ये हो गया और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इसके परपेंडिकुलर, तो ये लाइन है यानी एन ई है, बिल्कुल ठीक है। एक तो हमारी क्वेश्चन ये बन गई। दूसरा जो है एरिया ऑफ, अब एडीई, देखो एक तरीका तो ये लिख दिया मैंने, सेम एरिया ऑफ एडीई को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, ऑल्सो जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ तो ऐसे ही रहेगा। बेस इस बार क्या लिखूं, देखो पिछली बार बेस हमने ये लिया,
क्या मैं ये बेस लेके नहीं लिख सकता? मैं तो तीसरा भी ले सकता था अगर ये हाइट मेरे को पता होती, लेकिन अभी मेरे को नहीं पता था, मैं उसको छोड़ के ये वाला हाइट बेस लूंगा। तो ये बेस हो गया ए। अब ये बेस लिया तो हाइट भी चेंज हो जाएगा, ये बेस हो गया तो हाइट अब इस बार डीएम हो जाएगा, डीएम हो गया। तो हमारे पास दो एरिया के फॉर्मूले आ गए। इसको मैं नंबर 1 रख देता हूँ, इसको मैं नंबर 2 रख देता हूँ। समझ आ रहा है? अब ये वाला ट्राइंगल देखो बी डी ई। अब ये जो नीचे देखो इस वाले ट्रेपीजियम में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये और एक इधर वाला, राइट। तो अब बनाते हैं हम, देखो मैं नाम लिख रहा हूँ समझ जाओगे। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ बी डी ई, जो दो ट्राइंगल नीचे बने हैं उनमें से कोई एक ट्राइंगल लेते हैं, बी डी ई लिया और इसका एरिया निकालते हैं। देखो इस ट्राइंगल में मैं कोई ऐसा बेस लेना चाहता हूँ जिसके परपेंडिकुलर मुझे हाइट मिल जाए। तो क्या अगर मैं ये लूंगा तो इसके परपेंडिकुलर हाइट मुझे कोई मिल रही है? नहीं, ये मैं बेस नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को इस फिर से हाइट नहीं पता इसके परपेंडिकुलर। ये बेस अगर लिया तो देखो हमें यहाँ पे हाइट नहीं दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर हाइट इसी लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, ये देखो यहाँ पे ये मिल रही है। इसका मतलब अगर मैं बेस ये लेता हूं तो इसके परपेंडिकुलर लाइन एन ई लिया जाएगा। बेशक एन ई इस ट्राइंगल के अंदर नहीं है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट पे मिल रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए मेरे को वो लेना पड़ेगा। तो हाफ और बेस हो गया इस बार बी डी, और इसके परपेंडिकुलर इसी लाइन, ये जो लाइन अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आ रही है वो एन ई है, राइट। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, समझ आ रहा है? समझ आया? लॉजिकली देखो समझ जाओ। नंबर थ्री। अब एक काम करते हैं, बचा हुआ ट्राइंगल लेते हैं। बचा हुआ ट्राइंगल कह रहा है बी डी ई बी हो गया। अब बचा हुआ इधर वाला ट्राइंगल लेते हैं, सी ई डी या सी डी ई, सी डी ई। इसको कैसे लिख सकते हैं? वापस हाफ तो आएगा ही, बेस देख लेते हैं। बेस में फिर सी ई लूंगा, ये नहीं ले सकता, इसका परपेंडिकुलर हाइट नहीं पता, ये नहीं ले सकता, इसके परपेंडिकुलर हाइट नहीं पता, लेकिन इसके परपेंडिकुलर हाइट मुझे यहाँ दिख रही है। इस लाइन को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मुझे एक परपेंडिकुलर हाइट दिख रही है, जो कि अगर मैं बेस लेता हूं सीई तो मेरे को मिल जाता है डीएम। समझ आ रहा है? परपेंडिकुलर यही है, ये हो गया 4। चलो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं फर्स्ट को मैंने क्या किया, अब मैं एक एडीई को एक बीडीई से डिवाइड करता हूँ, एक एडीई को सीडीई से डिवाइड करता हूँ। ये ध्यान में रखते हुए डिवाइड करना कि जो आपस में वो टर्म्स कट जाए। कैसे कट जाए? अगर इसमें एडी और एनई है तो इनमें से कोई एक टर्म इन दोनों में आ रहा हो, जैसे इसमें एनई है तो इसमें भी एनई है, मतलब मेरे को एडीई और बीडीई को डिवाइड करना है। कौन से एडी? ऊपर वाले को। तो मैं काम करता हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 3, ठीक है। तो अब करते हैं, इधर लिखा है हाफ इंटू एडी इंटू एनई, या मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान देना, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई, और यहां पे इक्वल में लिख दिया मैंने हाफ एडी इंटू एनई, और बीडीई के आगे हाफ इंटू बीडी इंटू एनई। विजिबल है यहां तक? चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये एनई से एनई कट गया, हाफ से हाफ कट गया, और ये इक्वल आ गया। ये जो इक्वल आ गया मैं इसके इधर लिख देता हूं, ये हो गया एडी अपॉन बीडी के। बिल्कुल ठीक है, समझ आ रहा है? ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। इन दोनों को डिवाइड कर, हमने ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। अब बचे हुए दो डिवाइड कर दो। यहां तक समझ आ गया? बचे हुए दो डिवाइड करेंगे तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो डिवाइडिंग अब करेंगे हम। डिवाइड किया सेकेंड को 4 से, डिवाइड सेकेंड बाई 4, राइट। अब सेकेंड को 4 से किया तो मैं अब फिर से लिख देता हूं, एरिया ऑफ एडीई ही रहेगा क्योंकि हमने दूसरे तरीके से लिखा, अपॉन एरिया ऑफ कौन सा? सीडीई। बिल्कुल ठीक है। अब इधर है हमारे पास हाफ एई और डीएम, हाफ इंटू एई इंटू डीएम। बिल्कुल ठीक है। और इधर मैं लिख रहा हूं जो हमारे पास है हाफ सीई और डीएम, हाफ सीई और डीएम। समझ आ रहा है यहाँ तक? देखो समझ जाओगे, बहुत आसान थ्योरम है यार। 4 लाइन 2 लाइन और लिख रहा हूँ मैं, 6 लाइन में खत्म हो जाएगी। हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, बचा है क्या? एई और सीई। बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें थ्योरम कह रहा था, वो लिखा है एडी बाई बीडी इक्वल टू एई बाई सीई। एई बाई सीई ये रहा, एडी बाई बीडी ये रहा। अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, डिवाइड करने के बाद जो दो इक्वेशन आई दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। मेरे को जो प्रूफ करना था कर दिया। अब देखो ये जिसके इक्वल है यानी ये, और ये जिसके इक्वल है यानी ये, दोनों का एरिया ऊपर अगर ध्यान से देखें तो एडीई और एडीई यानी ऊपर वाला तो सेम है, न्यूमरेटर सेम है,
तो फर्क क्या पड़ रहा है, अगर मैं इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दूं, नीचे वाले टर्म्स को सेम कर दूं, BDE को और CDE को, तो मेरा काम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे तो जगह नहीं बचा, मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा थ्योरम में, देखो जब एक कॉमन लाइन से दो पैरेलल लाइन में, समझो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो अगर दो पैरेलल लाइन है, एक कॉमन लाइन से एक ट्रायंगल ऐसे बन रही है और एक ट्रायंगल ऐसे बन रही है, समझ रहे हो, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, चाहे ये ट्रायंगल अगर ये लाइन ऐसे होती है तो ये ऐसे बन रहा हो, तो इनका जो एरिया, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया हमेशा सेम होगा। इसी तरीके से इस बेस के साथ जो एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, दो पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल है तो थ्योरम नहीं बताया था हमें, तो इन दोनों का जो एरिया होगा यानी BDE और CDE का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, यानी BDE और CDE का एरिया इक्वल हो गया और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इक्वल हो गया। इसका मतलब ऊपर वाले तो दोनों इक्वल थे ही, नीचे वाले इक्वल हो गए, जिससे हमें पता चला, क्या पता चला, ये पता चला। ठीक, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि AD by BD इज इक्वल टू AE by CE और हेंस प्रूव्ड हम लिख देंगे। समझ आया कितना आसान था? समझ आ गया। इसी का कन्वर्स भी आता है, देखो साफ साफ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो नोट करना है नोट कर लो, और हम बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। बहुत आसान था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मेरे पीछे लिखा है, ये देखो यहाँ पे ऑफिशियल सिंबल ऊपर से लिया गया है टर्म 1 के। क्या कह रहा है, देखो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। ये कह रहा है कि इस डायग्राम में DE पैरेलल BC है DE पैरेलल BC है और AD की वैल्यू दे रखी है 3, BD की दे रखी है 4, BC की दे रखी है 14 और DE बतानी है। ठीक है, वापस BPT लगाना है, लेकिन इस बार आप ध्यान से देखो, इसमें ये वाली साइड दे रखी है, अगर हमसे ये और ये दी होती तो हम डायरेक्ट लगा देते, यानी हम तब कहते कि AD अपॉन BD जो है वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन CE के, और हम वैल्यू पुट करके कोई ना कोई साइड निकाल लेते। ठीक है, लेकिन अब हम देखो यहाँ पे हमें कोई बीच की साइड नहीं दे रखी, हमें इसका थर्ड साइड पूरा का पूरा ऐसे उठा के दे दिया, इसका थर्ड साइड और इसका थर्ड साइड, यानी अब हम क्या करेंगे, साइड और साइड का पूरा पूरा रेशियो लेंगे। क्या हम अभी इसमें जो BD ले रहे थे क्या वो इसका पूरे ट्रायंगल का साइड था, नहीं था। अब देखो हम क्या करेंगे, AD अपॉन BD में AD अपॉन, अब क्या करेंगे हम ऊपर वाले का ट्रायंगल का एक साइड, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको दो ट्रायंगल बना के लिख सकता हूँ, यानी एक मैं सिर्फ लिखूंगा ADE, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, AD सिर्फ छोटा वाला ट्रायंगल लिखा है, इससे मेरे को पता है ये 3 है, ये जो है हमें निकालना है और ये हमें पता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम रखा ABC जो दे रखा है। अब इसका टोटल साइड क्या होगा, नीचे वाला 4 ऊपर वाला 3, दोनों को प्लस करके ये हो गया 7। ठीक है, या सेंटीमीटर लगा लेना। ये वाली जो नीचे वाली साइड है वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर और AC हमें जान के भी कोई फायदा नहीं है। ठीक, अब ये दो ट्रायंगल हमें बता दिया, हम BPT कह ही रहा था सिमिलर है, दो पैरेलल लाइन है, यानी ये और ये सिमिलर हुए। सिमिलर होने का मतलब है, अब देखो सिमिलर होने का मतलब है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, सिमिलरिटी काम आ रही है, यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियो इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि ये AD इस पूरे के ट्रायंगल के, ये AD इस बड़े वाले ट्रायंगल के AB के रेशियो के बराबर, यानी नीचे AB आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा, AE और AC के, जो कि हमारे पास है नहीं तो हमें लिखना भी नहीं है, और DE निकालना है, यानी छोटे वाले का DE, इसका छोटे वाले का DE और बड़े वाले का BC। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड, यानी छोटे वाले का सिर्फ इतना लिया तो बड़े वाले का भी इसका करस्पॉन्डिंग साइड इतना लेना पड़ेगा पूरा का पूरा। इस बार सिर्फ इतना लेने से काम नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ इतना हम तब लेते जब इसके बराबर देता। हम यहाँ पे सिमिलरिटी रूल लगा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, AD की वैल्यू हमें दे रखी है 3, AD की वैल्यू है 3, AB की है 3 और 4 7, प्लस करके DE की वैल्यू हमें निकालनी है और BC की वैल्यू 14 दे रखी है। ये देखो इसको आप इधर ले जाओगे तो DE जो है वो क्या हो जाएगा, 3/7 मल्टीप्लाई 14, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, देख लो एक बार, समझ आ गया। तो इसी तरीके से यार आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, थ्योरम अच्छे से समझ जाओगे आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब भी होता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे, या एक ट्रायंगल में जब किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन बना देते हैं काटते हुए बाकी दो साइड्स को, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स बन रहे होते हैं ना, उनके जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड जो दो साइड डिवाइड करके बने हैं, तो उनके जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। ये थ्योरम हमें कह रहा था, जो कि मैंने प्रूफ बता दिया आपको। प्रूफ डायरेक्ट नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रूफ समझ जाओगे तो आप हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे उससे रिलेटेड, जैसे अभी ये हुआ। ठीक,